हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। आज हम आपका जो अध्याय नंबर दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। कल पिछली क्लास में हमने बेसिक लेक्चर में दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उसके हल करने के क्या क्या तरीके हैं, ये सब के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम आपका मेन पढ़ने वाले हैं जो कि ये बोले कि दो चरों का रैखिक समीकरण में मोस्ट आईएमपी टॉपिक है समीकरण बनाना। आपको प्रश्न दिया रहेगा, उस प्रश्न से आप समीकरण ही नहीं बना पाओगे तो कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हमें सीखना है समीकरण बनाना। तो आज हम आपका मेन टॉपिक जो है समीकरण बनाना, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। तो प्रेयर के लिए आप सभी जहां भी बैठे हैं अपने स्थान पर हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ प्रार्थना। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषराध्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे कि मैंने टॉपिक लिखा है समीकरण बनाना, तो आज जो है आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। स्टेटमेंट को बोलते हैं कथन। उस कथन से हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो हम जो है आज का प्रारंभ जो है समीकरण करने लीजिए समीकरण। तो आपके करके देखो जो कि आपका पेज नंबर 32 में दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 32 में करके देखो आपका दिया हुआ है। इनमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को मतलब क्वेश्चंस बोलना चाहिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट्स को हम समीकरण बनाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, आप निम्नलिखित कथनों के समीकरण बनाकर हल पता करने की कोशिश कीजिए। आपको समीकरण भी बनाना है और आपको हल भी पता करना है। ठीक है ना, इसका हल क्या निकलेगा ये आपको पता करना है। तो पहला जो है क्वेश्चन, मैं क्या है डायरेक्ट यहाँ पे आपका हल लिखूंगा। आप जो है क्वेश्चन जो है आप सभी अपने बुक से ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, पेज नंबर 32 में करके देखो में पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है। ठीक है, दो संख्या जिनका योग क्या है, 8 है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या x है। पहली संख्या को मान लो x और दूसरी संख्या जो है ये आपका है y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार आपको क्या बोला जा रहा है, प्रश्नानुसार आपको बोला जा रहा है दो संख्याओं का योग 8 है। ये तो देखिए पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है y, और दोनों का योग क्या हो जाएगा 8। तो ये आपका ये समीकरण बन जाएगा ऐसा ये। ठीक है ना, अब आपको क्या बोल रहा है, इसका हल पता करिए बोल रहा है। ठीक है ना, तो देखिए अब हल पता करना है तो x के मान के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देखो हमें तो x और y की वैल्यू नहीं दिया है ना, x और y की वैल्यू नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक वैल्यू को मानेंगे, या तो y को मानेंगे या तो x को मानेंगे। अगर ये एक चर वाला रहता है तो हम उधर ट्रांसफर कर देते और ट्रांसफर करके आंसर लाते, लेकिन यहाँ पे चर की संख्या कितनी है, 2 है।
तो एक चर का मान हम निर्धारित करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग माने उसके अनुसार क्या होगा, हमें दूसरा चर का मान मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली से मान लेता हूँ, माना x की वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूँ, एक बार 1 मान लिया, एक बार 2 मान लिया, एक बार 3 मान लिया, एक बार 4, एक बार 5, ऐसे करते करते आगे चल के हम देखते हैं इसका आंसर क्या निकल सकता है। ठीक है ना, तो देखिए जब क्या होगा x इक्वल 1 पुट करूंगा तब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं y इज इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना 8 माइनस एक्स, x को सॉरी हाँ x को उधर ट्रांसफर करूंगा। ठीक है ना, तो ये 8 माइनस एक्स, तो वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 9, सॉरी जी 9 बोल दो, क्या हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। जब x की वैल्यू 1 होगा तब y की वैल्यू क्या आएगा 7, x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 माइनस x हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 क्या आ जाएगा ये 6। उसी प्रकार x की वैल्यू जब 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है ना, x की वैल्यू जब 4 पुट करूंगा तब यहाँ पे y की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, जब 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4। जब x की वैल्यू 5 पुट करूंगा तब y की वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर होगा तो ये मेरा हो जाएगा 3। ये वैल्यू जो होगा इस तरह से क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, प्रश्न हमें बोल रहा है कि समीकरण बनाइए और समीकरण बना के उसका हल पता करने की कोशिश कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम जो क्लास 9 में जो पढ़ रहे थे एक चर का दिया था तो हम डायरेक्ट वैल्यू को ट्रांसफर कर लेते थे, आंसर निकाले थे। लेकिन यहाँ पे चर की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे हमको बताया नहीं है कि एक चर का मान इतना रखो तो दूसरे चर का मान इतना मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना x की वैल्यू एक बार 1 मान लिए तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से 7 मिलेगा। x की वैल्यू जब 2 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इस तरह से जब x की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाती है, आगे बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा जी, आगे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे बता दो जब x की वैल्यू जब 8 रखोगे तब y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, इधर 0 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 0 भी पुट करूंगा तो उसकी वैल्यू y मिल जाएगा। तो ये हम क्या है, आंसर नहीं बता सक रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको मेन ये बताना चाह रहा हूँ, जब इसको हम वैल्यू रख रहे हैं तो एक फिक्स मान हम मार रहे हैं, उसके लिए हमको मान मिल रहा है। क्या हम कोई फिक्स्ड वैल्यू बता पा रहे हैं, नहीं। इसीलिए कल हमने क्या पढ़ा था, दो चरों के रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए युगपत समीकरण बनाना पड़ता है। युगपत मतलब दो समीकरणों का युग्म की जरूरत पड़ती है, जोड़े मतलब दो समीकरण की पेयर की जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, यही बताना चाह रहा है आपको, सॉल्व करके देखो बोल के। ठीक है, तो चलिए इसमें और दूसरा जो है, एक्चुअल में हमें मेन सीखना है समीकरण बनाना। ठीक है, अपने को समीकरण बनाना आना चाहिए, समीकरण बनाना नहीं आएगा तो अगला जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा हमसे बनने में। ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये थोड़ा सा हटके नहीं है, इसी तरह के है। शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, माना शशांक की आयु को मान लेते हैं 100 वर्ष। उसके पिता की आयु, तो पिताजी की आयु क्या है, उसकी पिता की आयु को हमने ले लिया y वर्ष। अधिकतर देखिए हम क्या करते हैं, जो हमको पहले दिया रहता है उसको हम क्या मानते हैं जी, x मानते हैं, और बाद में जो दिया रहता है उसको क्या मानते हैं, y मानते हैं। प्रश्न में आपको बोला है शशांक की आयु और उसके पिता की आयु का अंतर जो है, अंतर मतलब घटाव कितना होगा, 30 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं, दोनों के आयु का अंतर जो है कितना है, 30 वर्ष है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मैं x माइनस वाई 30 लिखूं कि y माइनस एक्स 30 लिखूं, बताइए इन दोनों में से क्या सही होगा, थोड़ा सा यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है शशांक की आयु और उसके पिताजी की आयु। तो ये बताइए आपकी आयु आपके पिताजी से ज्यादा है कि कम है, कम रहेगा हमेशा, सही बात है। तो कम रहेगा तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगा कि छोटी में बड़ी संख्या घटेगा, बड़ी संख्या में क्या होगा, छोटी संख्या का घटेगा। तो यहाँ पे पिता की आयु को पहले लिखेंगे, उसके बाद पुत्र की आयु को यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा जो है नीचे वाला जो हमारा समीकरण है ये क्या होगा, ये वाला सही होगा। आया समझ में। अब इसका जो है हम हल पता करने की कोशिश करते हैं। तो x बराबर क्या करिए आप, 5 रख के देखिए, 10 रख के देखिए,
15 रख के देखिए, 20 रख के देखिए, ये रखने पर ये मैं डैश डैश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार आप आगे आपकी जितना इच्छा रहेगा आप रख सकते हो, वैल्यू पता करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है ना। तो मान के चलिए शशांक की आयु क्या है, x बराबर 5 है, ठीक है। तब क्या होगा, उसके पिता की आयु y बराबर क्या निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 30। जब ये क्या होगा, ये इधर जब ट्रांसफर होगा तो y बराबर ये हो जाएगा 30 धन का 5, सो y बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 35। दूसरा देखिए x की वैल्यू जब मान के चले 10 था, तब y की वैल्यू देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 30, उधर जाके धन 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। x बराबर जब 15 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 30, जब 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन का 15, तो कितना हो जाएगा 45 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू जब बढ़ाते जाएंगे तो इसका भी क्या होता जाएगा, आपका मान जो है आगे बढ़ते जाएगा। जब इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होते जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसी में थर्ड नंबर जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये आपका दिया हुआ है, एक थैले में 1 रुपए व 50 रुपए के 100 सिक्के रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे आप मानेंगे, माना 1 रुपये के सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या को आप मान लीजिए x, हमने माना है 1 रुपए के सिक्के की संख्या x है। दूसरा 5 रुपए, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को आप मान लीजिए, सिक्के की संख्या इसको आप ले लीजिए y, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार आपको बोला जा रहा है, प्रश्नानुसार 100 सिक्के रखे, ठीक है। तो कुल सिक्कों की संख्या जो है ये आपका क्या है 100 रुपए है, सॉरी 100 रुपए बोल दीजिए 100 है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 100 है, ठीक है। तो 1 रुपए का सिक्का x और 5 रुपए का सिक्का कितना हो जाएगा y, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी जब x का मान आप रखेंगे, जैसे मान लीजिए x की संख्या 5, तब y का मान कितना मिल जाएगा 95 मिल जाएगा। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 10, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 90। तो जिसको x को जैसे कन्वर्ट करेंगे y का मान क्या हो जाएगा आपको मिलते जाएगा। तो इसको आप चेक करिएगा, ये आपके लिए वर्क है। मैं अगला बता देता हूं आपको, हल नंबर 4 देखिए। एक दुकान में 3 पेन व 4 कॉपी का मूल्य कितना है 105 रुपए है, ठीक है, एक दुकान में। तो यहां लिखिए माना एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य जो है ये है आपका 100 रुपया, ठीक है। और एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य जो है ये आपका है y रुपए, ठीक है। प्रश्नानुसार आपको बोल रहा है 3 पेन व 4 कापियों का मूल्य, 4 कापियों का मूल्य बराबर कितना दे रहा है 105 रुपये दे रहा है ये। अब देखिए इस बार ये वाला थोड़ा सा हटके है ना, इसका इक्वेशन बनाने वाला, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न बोल रहा है 3 पेन व 4 कापियों का मूल्य 105 रुपए है। अब यहाँ पे बात को समझिए, एक कॉपी का मूल्य कितना है x रुपए, तो 3 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे कॉपी कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3x धन एक, सॉरी जी पेन की बात हो रही थी, मैं गलती से कॉपी बोल दिया। एक पेन की कीमत कितनी है x रुपए, तो 3 पेन का कितना हो जाएगा 3x। एक कॉपी का मूल्य कितना है y रुपए, तो कितने कॉपी है 4 कॉपी, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 4y। और आपको क्या बोल रहा है 3 पेन और 4 कॉपी का मूल्य कितना है 105 रुपए। तो इन सब का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 रुपए आएगा। आया समझ में, ये बन गया आपका समीकरण। आप इसकी हल जो है पता करते रहिएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर देखिए, ये थोड़ा सा और इससे थोड़ा हटके है, ये सोचने वाली प्रश्न है, ठीक है ना। किसी स्थान पर कुछ मुर्गियां व कुछ गायें हैं, ठीक है। किसी स्थान पर कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं जिनकी पैरों की संख्या कितनी है 60 है, जिनकी पैरों की संख्या कितनी है जी 60 है,
ठीक है। तो यहाँ पर जिनकी पैरों की जो संख्या वो कितनी है, 60 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे पहला, माना मुर्गियों की संख्या, माना मुर्गियों की संख्या। मेरे साथ साथ आप लोग बनाने की कोशिश करिए कि आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। उस तक आप सोच पाते हैं कि नहीं, मैं इधर फिर आप मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। मुर्गियों की संख्या कितनी है, 100 है। और क्या दिया है, गाय, माना गाय, गायों या गाय की संख्या, गाय की संख्या, ये गाय की संख्या मान लो कितने गाय हैं, टोटल Y है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार पैरों की कुल संख्या, ठीक है, प्रश्नानुसार पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या ना, दोनों मिला के बता रहा, कुल पैरों की संख्या बराबर 60 है। अब बताइए, अब हमारा समीकरण क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा समीकरण बनेगा x धन y बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऐसे आपके मन में आ रहा होगा। बट थोड़ा सा सोचिए, मुर्गी की पैर की बात हो रही है, तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2, और गाय के कितने पैर होते हैं, 4, ठीक है ना। तो चूंकि मुर्गी मुर्गी की 2 पैर व गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, मुर्गी कितने पैर होते हैं, 2, और गाय के कितने पैर होते हैं, 4। तो एक गाय की संख्या कितनी है जी, एक्स, गाय के टोटल गाय कितने हैं, एक्स गाय है, टोटल गाय कितने, सॉरी जी, टोटल मुर्गी कितने हैं, एक्स मुर्गी है, टोटल मुर्गी कितने हैं, एक्स। तो एक्स मुर्गी है, अगर पैरों की बात करें तो उसमें कितना का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, ठीक है, क्योंकि मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। गायों की संख्या कितनी है, Y है, गायों की संख्या कितनी है, Y, लेकिन एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4, तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा, तब तो टोटल गायों की पैरों की संख्या आएगा ना, तब तो यहाँ पर टोटल मुर्गी की पैरों की संख्या आएगा। अब इन सबके पैरों का योग कितना है, 60 है। ये तो ये वाला जो समीकरण है आपका इस तरह से बनेगा। ये वाला समीकरण जो है एक्स्ट्रा सोचने वाला है, ठीक है ना। आपको उनके पैर के बारे में भी सोचना, कितने पैर होते हैं, उसके साथ साथ आपको जो पैर का जो समीकरण जो स्टेटमेंट दिया उस आधार पर आपको समीकरण भी बनाना है, ठीक है। तो ये वाले जो प्रश्न है आपका, ये जो है इस तरह से बनेगा, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे और हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न जो है, एक पेज पीछे पलट लीजिए, पेज नंबर 31, जिसमें दिया है करके देखो, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका करके देखें, जो कि पेज नंबर है आपका 31 का, ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न, हल नंबर 1, एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं, इन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि थैले में 30 रुपए है, ठीक है, यदि थैले में कितने हैं, 30 रुपए है, ठीक है। तो पहले देखो हम क्या करेंगे, माना माना थैले में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं जी, 100 सिक्के हैं। हम मान के चलते हैं कि थैले में 50 पैसे कितने सिक्के हैं ये नहीं पता ना, थैले में देखो प्रश्न क्या बताया, मूल्य बता दिया है, लेकिन कितने सिक्के हैं ये आपको नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो हमने माना कि थैले में जो है 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। तब आ, तब तब सिक्के का मूल्य, ठीक है,
तब सिक्के का मूल्य, देखिए इस बात को समझो, मूल्य मतलब कितना रुपया होगा, ये बात आप मतलब बात करो ना, मूल्य की कीमत का, समझ में आ गया। अगर 1 सिक्के हैं तो 1 से गुणा 50 कर दूंगा, उतने पैसे के होंगे ना। 1 से कितने सिक्कों की संख्या है और कौन से सिक्के 50 पैसे के, तो टोटल थैले में कितने सिक्के का मूल्य माने जो सिक्के होगा उसकी कितनी कीमत होगी, 1 से गुणा 50 पैसे। ठीक है, अब देखिए, अब हमको प्रश्न में क्या दिया है, रुपये में बताया हुआ है। किसमें बताया हुआ है, रुपये में। अभी हमने क्या निकाला, उस थैले में कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के नहीं जी, सिक्कों की संख्या तो 1 माना हमने, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 1 सिक्के, यानी 1 से गुणा 50 पैसे उस थैले में है। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया गया है, रुपये में दिया गया है, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपये में। ठीक है, तो 50 पैसे बराबर कितना रुपया होगा, 50 पैसे बराबर होगा आपका 1/2 रुपया, आधा होगा ना भाई, 1 रुपए का आधा 50 पैसा, तो 1/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। तो 1/2 क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इतने रुपए जो है उस बैग में मतलब है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, चूंकि 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 थैले में 30 रुपए है, थैले में कितना है, 30 रुपए है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 30 होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा ना। ये थैले में इतने कुल पैसे हैं, इतने रुपए हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 30 गुणा क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 60, x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो अतः 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 उस थैले में कितने सिक्के होंगे, अतः उस थैले में कुल सिक्के की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या x बराबर होगा 60, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 60 सिक्के होंगे उस थैले में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक जो है समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है आपका समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। किसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज, वह कोण जिसकी एक भुजा क्या होती है, 90 अंश का होता है, उसे बोलते हैं समकोण। तो ये मैंने यहाँ पे कोण बी को जो है 90 अंश का बना लिया। ठीक है, प्रश्न पढ़ के आपको सुना देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज के एक कोण की माप कितना है, 60 अंश है, तो दूसरे कोण की क्या करना है, आपको माप ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो मैंने माना इस समकोण त्रिभुज का एक कोण है सी, जिसका माप कितना है, 60 अंश है, तो आपको दूसरा कोण बताना है, मान के चलो ए वाला कोण बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप लिख दोगे, माना ABC, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जहां अब समकोण त्रिभुज है तो कौन सा कोण 90 अंश है, जहां कोण B बराबर क्या है, 90 अंश है। ठीक है, प्रश्नानुसार एक कोण C बराबर कितना है, 60 अंश है। एक कोण का मान बोला है। ठीक है, और आपको क्या करना है, दूसरा कोण मान लेना है, दूसरा कोण जो है कोण A बराबर क्या मान लेना है, x, और इसका क्या ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखिए, आप समकोण त्रिभुज में चूंकि हम जानते हैं कि आपको पता होगा, समकोण त्रिभुज बोले या किसी भी त्रिभुज के बात करें कि उनके कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग कितना होता है जी, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, ठीक है, या यहाँ पर लिख सकते हो अंतः त्रिभुज के सभी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 अंश। सो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर ये हो जाएगा आपका 180 अंश। ठीक है, अब देखिए कोण A की वैल्यू आपको निकालनी है, कोण, या ऐसा लिख सकते हो कोण A की वैल्यू को हमने 1 अंश माना है यहाँ पे। ठीक है, कोण B की वैल्यू 90 अंश है,
और कोण सी की वैल्यू जो है ये क्या है 60 है, तो बराबर ये आपका हो जाएगा 180 अंश। सो x अंश बराबर 180, दोनों जुड़ जाएगा और जुड़ के इधर जाएगा, तो 90 में 60 जुड़े कितना हो जाएगा 150 अंश। तो x अंश बराबर हो जाएगा आपका 30 अंश। ठीक है, तो अतः दूसरा जो कोण है, दूसरा कोण ए x बराबर जो होगा ये आपका 30 अंश होगा और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, देखिए एक और आपका करके देखो है, उसको भी कर लेते हैं, इसी में आ जाएगा। सॉरी करके देखो नहीं, सोचो हम चर्चा करें। ठीक है, पेज नंबर 34। ठीक है, पेज नंबर 34 जो है सोचो हम चर्चा करें। हाँ, आप लोग सोच रहे हैं तीसरा वाला जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न जो है ना थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, और इसको अभी नहीं बनाना है, इसको रहने दीजिए इसको। ठीक है, ये क्योंकि इसमें डेटा जो है इनकम्प्लीट है, इसको छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, सोचो हम चर्चा करो, पेज नंबर 34। ठीक है, मैं पेज नंबर लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, लगभग वही पेज होगा क्योंकि मेरा भी बुक नया ही है। ठीक है, पेज नंबर 34 में पहला क्वेश्चन सोचो हम चर्चा करो का पहला क्वेश्चन जो है ये आपका दिया हुआ है, किसी समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों के युग्म में से एक कोण का माप दूसरे कोण का 4/5 गुना है, तो कोण का माप पता करिए। हम लोग तो समांतर चतुर्भुज जानते हैं, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी क्या होती है, आप बोलना चाहिए आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती है। समानांतर मतलब पैरेलल, समांतर भी होता है, पैरेलल होता है, और साथ में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है और समांतर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ए बी सी एक मैंने क्या कर लिया, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब बोल रहा है इसके आसन्न कोण की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, आसन्न कोणों के योग में एक कोण का माप दूसरे कोण का 4/5 है। ठीक है, एक कोण का जो माप है दूसरे कोण का कितना है, 4/5 है। अब बात हो रही है आसन्न कोण, तो आसन्न कोण किसको बोलते हैं, अपने पास स्थित कोण को आसन्न कोण बोलते हैं। जैसे कि कोण डी का आसन्न कोण क्या कहलाएगा, कोण सी, और कोण ए का आसन्न कोण क्या कहलाएगा, कोण बी कहलाएगा। ठीक है, या कोण ए का आसन्न कोण कोण डी को बोल सकते हैं, कोण ए का आसन्न कोण कोण बी, मतलब अपने पास स्थित कोण को क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आप, मैं हल डायरेक्ट लिख रहा हूं पहला का, माना ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें क्या करिए, मान लीजिए पुनः कोण ए की वैल्यू को आप मान लीजिए x अंश, हम क्या करते हैं कोण ए की वैल्यू को x अंश मान लेते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार आपको क्या बोला है, जो दो कोण होगा। ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार आप बात को समझिए, इसमें क्या बोला है आपको, एक कोण का माप दूसरे कोण का 4/5 होगा। ठीक है ना, तो एक कोण हमने मान लिया B, तो इसका जो माप होगा दूसरे कोण का 4/5 होगा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/5 कोण A, तो कोण B बराबर आपका हो जाएगा 4/5, और ये क्या हो जाएगा आपका x अंश, क्या हो जाएगा x अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नया चीज निकल के आ गया, यहाँ कोई क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, अब आपको ये पता होगा कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहां पर उसी बात को लिख देता हूं, चूंकि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण का योग बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक कोण को ले लिया मैं A और उसका दूसरा आसन्न कोण ले लिया कोण B, बराबर इनका योग कितना होगा, 180 अंश। अब आप देखिए कोण A को मैंने मान लिया x अंश, तो कोण B की वैल्यू कितनी हो गई है, 4/5 x अंश हो गया है, बराबर हो जाएगा
80 अंश। ठीक है, अब इनको ऐड करिए। ऐड कैसे करेंगे, इनका एलसीएम आएगा 5 और यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो 5 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 एक्स घात एक्स अंश घात बोलता हूँ जी एक्स अंश धन ये हो जाएगा आपका 4 एक्स अंश बराबर ये आपका हो जाएगा 180। तो आगे दोनों जुड़ेगा तो 9 एक्स अंश बराबर ये देखिए इधर हो जाएगा 180 अंश गुणा क्या हो जाएगा 5। सो एक्स अंश एक्स की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 गुणा 5 बटा क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक है ना जी। देखिए मैं दूसरा पेन लेता हूं। अब यहाँ पे हम कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 एकम ये हो जाएगा 9 दूनी और 9 शून्य। तो एक अंश बराबर आपका आ गया यहाँ पे एक अंश बराबर आपका आ गया 20 गुणा 5। ठीक है 20 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा ये 100 अंश। तो एक अंश बराबर ये आपका आ गया 100 अंश। कितना आ गया 100 अंश। ठीक है ना। तो इसका चूंकि मेरे पास स्पेस की कमी पड़ रही है तो मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूं। तो ये जो एक अंश है वो किसके बराबर है जी, एक अंश किसके बराबर है, एक अंश जो है कोण ए है। ठीक है ना। तो कोण ए की वैल्यू कितना हो गई यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए दूसरा इसका बाकी आंसर मैं इधर लिख रहा हूं ना। ठीक है यहां से आप लोग इधर लिखिएगा। अब देखिए दूसरा कोण बी। तो कोण बी बराबर क्या रिलेशन बना है, कोण बी बराबर हमने क्या निकाला यहाँ पे 4/5 एक अंश बराबर। ठीक है तो 4/5 गुणा क्या हो जाएगा 100। तो देखिए कटेगा तो 5 एकम 5 दूनी 5 शून्यम। ठीक है तो कितना हो जाएगा ये 80 अंश। ठीक है तो कोण बी बराबर कितना आ गया 80 अंश। तीसरा देखिए अब कोण सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए कोण सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोण सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कोण सी का आसन्न क्या है कोण बी है। तो चूंकि कोण बी की वैल्यू यहाँ पे दिया है तो हम कोण सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो कोण सी धन कोण बी बराबर कितना होगा 180 अंश। तो यहां से कोण सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस कोण बी और कोण बी की वैल्यू कितना निकाले हैं जी 80 अंश। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कोण सी की वैल्यू 100 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 अंश आ जाएगा। पुनः समझिए कंफ्यूज हो रहा है तो कोण बी और कोण सी दोनों क्या है आसन्न कोण है और हमने क्या देखा आसन्न कोण का योग कितना होता है 180 अंश। तो ये हो जाएगा 180 अंश। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 उधर चला जाएगा कोण बी तो कोण बी की वैल्यू इधर निकाल ली 80 रखेंगे कितना आ जाएगा 100 अंश। चौथा देखिए कोण डी कैसे निकालेंगे। तो कोण डी और कोण सी क्या होते हैं दोनों आसन्न कोण है। कोण डी और कोण सी क्या है आसन्न कोण है। तो यहां से क्या हो जाएगा कोण डी बराबर 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा कोण सी और कोण सी की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना 100। सो कोण डी बराबर 180 में जब 100 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 80 अंश। ठीक है। अब देखिए प्रश्न सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या एक समस्या आती है कि हमने उत्तर सही बनाया है कि नहीं। इसका हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको पता है चतुर्भुज का चाहे कोई भी चतुर्भुज हो चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। कितना होता है जी 360 अंश। हमने जो आंसर निकाला उसको जोड़िए देखिए 100 ये हो गया 100 200 और ये 80 और ये 80 160। तो 200 160 कितना हो जाएगा 360। यानी जो हमने आंसर निकाला वो क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है तो ये वाला जो प्रश्न है वो इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है ना। सोचिए हम चर्चा करोगे प्रश्न है ये। ठीक है चलिए इसको नोट डाउन करिए फिर आगे और क्वेश्चन उसको हम देखते हैं। देखिए अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो डेटा दी हुई है दोनों की डेटा इनकम्प्लीट है। ठीक है जी मतलब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है ना। अब अगला जो हमारा प्रश्न आने वाला है वह है आपके आलेखी विधि पर। किस पर है आलेखी विधि पर। आलेखी विधि क्या है युगपत समीकरण को हल करने की सबसे पहली जो हमारी विधि है उसका नाम है आलेखीय विधि। ठीक है तो अब जो है अब हम सीखेंगे हमारा टॉपिक है युगपद
युगपद अच्छे से लिख देता हूं मैं, युग क्या लिख दिया, युगपद समीकरण को हल करना। ठीक है, कैसे हल करेंगे, जिसमें जो है पहला जो विधि का नाम है आपका है आलेखीय विधि, और कल मैंने आलेखीय विधि की पूर्ण चर्चा जो है आप लोग के साथ मैंने कर लिया था। ठीक है, आज जो है इस पर हम क्या करेंगे, प्रश्न बना के देखेंगे। क्या करेंगे, इस पर प्रश्न बनाएंगे, क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस पर। ठीक है ना, तो देखिए पहला जो है आपका, जब हम इधर जाएंगे तो पेज नंबर 36 जिसमें दिया करके देखें। ठीक है, पेज नंबर जो है करके देखें 36, करके देखें, यह है आपका 36 जिसमें का पहला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है आप x प्लस वाई इक्वल 8 व x बराबर 3y को ग्राफ पर दर्शाकर हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपका जो प्रश्न है थोड़ा सा मिस्टेक है, ये x प्लस 3y दिया हुआ है उसको आप कर लीजिए y बराबर 3x कर लीजिए। ठीक है, x की जगह पे y और y की जगह पे x कर लीजिए। पहला वाला समीकरण सही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। दूसरा वाला जो समीकरण है x इज इक्वल टू 3y, इसको आप कर लीजिए y इज इक्वल टू 3x। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो लिखेंगे आप पहला दिया गया समीकरण, आपको दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, पहला समीकरण है आपका x धन y बराबर 8, और दूसरा समीकरण जो है ये आपका है y बराबर 3x। ठीक है, y बराबर है 3x, ये समीकरण नंबर 1 और ये है आपका समीकरण नंबर 2। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो कल मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफी विधि को हल करना है। तो पहला नियम है कथन से समीकरण बनाना, तो यहाँ पर समीकरण बना के दे दिया है। अब आपको क्या करना है, समीकरण को y के बराबर करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण एक को रखेंगे, एक को लेंगे, बारी बारी से दोनों समीकरण को लेना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए समीकरण एक से चलेंगे, तो x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 8। मैंने आपको क्या बोला, इसको क्या करना है, किसके फॉर्म में लिखना है, एक y इज इक्वल करके लिखना है आपको। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल करके लिखें तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। क्या हो गया ये 8 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, x के विभिन्न मान के लिए क्या करना है, x के विभिन्न मान के लिए आपको 8 का सॉरी y की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे बात आती है हम कौन कौन सा वैल्यू रखें x का, तो मैंने कल आपको एक वर्ड बोला था उपयुक्त, मतलब जो आपको आवश्यकता हो उस हिसाब से रखिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो संख्या जो है अधिकतम 10 अंक तक की संख्या है। कितने अंक तक की संख्या है, 10 अंक तक की संख्या है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए, 1 2 3 4 भी रख सकते हैं आप चाहें तो, और आप चाहें तो एक एक छोड़कर 2 3 4 ऐसा भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो 3 6 9 ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 भी रखेंगे तब भी कोई उससे दिक्कत नहीं होना है, लेकिन आप कोशिश करिए कि हम इसमें सारा वैल्यू को समाहित कर ले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ना एक बार 2 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, और एक बार जो है 6 रखेंगे। आप चाहें तो एक बार 8 भी रख सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 3 वैल्यू तक आपको फाइंड करनी है। मिनिमम कितने वैल्यू तक, 3 वैल्यू तक। ठीक है, अधिकतम 4 भी 5 भी कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, लेकिन ये वाला जो प्रश्न है 3 तक आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रखने पर ये ठीक है, तो यहां जब रखेंगे तो देखिए x बराबर जब 2 रखेंगे तब y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 बराबर तो क्या निकल जाएगा 6। जब x बराबर आप क्या करेंगे 4 रखेंगे तब y बराबर आपका हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर 4। जब x बराबर आप क्या करेंगे 6 रखेंगे तब 8 इक्वल आपको क्या मिल जाएगा y 8 माइनस 6 बराबर ये आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 2। तो हमने x के मान के लिए क्या कर लिया, y का मान निकाल लिया। अब दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका इसका टेबल बनाना है, सारणी बनाना है। ठीक है ना, सारणी नंबर 1। ठीक है, तो देखिए x के मान के लिए आपका क्या y का मान मिल रहा है, इसको आप ऐसे टेबल में प्रदर्शित कर देंगे। ये इस तरह से आप एक टेबल निर्माण करेंगे। ये यहाँ पर देखिए x और रखिए y, ये एक डिब्बा 2 डिब्बा। जब हमने 2 रखा 3 रखा, सॉरी
3 के बाद 4 रखा है, 6 रखा, ठीक है। x की वैल्यू जब 2 रखा तब y की वैल्यू कितना मिल गया, y की वैल्यू कितना मिल गया 6, और x इक्वल जब हमने 4 रखा तब y की वैल्यू मिल गया 4, और x इक्वल जब 6 रखा तब y की वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। तो पहले समीकरण नंबर 1 के लिए बना लिए। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 के लिए बनाना है, ठीक है। तो यहां से चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये आपको दिया है y इक्वल टू 3x, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मान रखिए। तो यहाँ पर क्या क्या मान रखें, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर की संख्याएं की बात करूं तो ये क्या है 1 2 3, 3 ही तक चल रहा है अधिकतम, तो इसमें हम क्या करते हैं 1 2 3 रख देते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर 1 2 3 रखने पर ये, तो एक बार क्या करेंगे, जब क्या होगा x बराबर 1 रखेंगे तब y बराबर आपको क्या मिल जाएगा 3 गुणा 1, तो ये हो जाएगा आपका 3। जब आप क्या करेंगे y बराबर सॉरी जी x बराबर जब 1 रखेंगे 2 रखेंगे तब y बराबर आपको मिल जाएगा 3 गुणा 2, तो ये आपका हो जाएगा 6। जब क्या होगा x बराबर आप रखेंगे 3 तब y बराबर आपको मिल जाएगा 3 गुणा 3, ये आपको मिल जाएगा 9, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं सर हम इसमें जो रखे वही रख देते हैं 4 6 8, तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 4 6 रखोगे ना, 6 रखोगे तो सीधा होता है 6 दूनी 12, आपको ग्राफ में प्रदर्शित करना फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। आप ग्राफ पेपर देखोगे तो अधिकतम 9 से 10 नंबर ही आ पाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक उपयुक्त कैसे हम ग्राफ अच्छा बन जाए उसके बारे में सोच के क्या करना है, आपको वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, और जिससे हमारा आंसर भी निकल जाए, ठीक है। जब कम पड़ेगा तो जैसे एग्जाम में करते रहोगे, कोई अचानक से क्वेश्चन आ गया रेंडमली, जैसे कि हमने वैल्यू ले लिया कम पड़ गया तो बाद में आप भी बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाले क्वेश्चन के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं सारणी, और ये दूसरी हमारा सारणी, तो इसका नाम देते हैं सारणी नंबर 2। अब यहाँ पर इसको भी डिब्बा में लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू और यहाँ पर देखिए y, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 1 2 और 3 पुट किए तब y की वैल्यू मिला 3, इसकी वैल्यू मिल गया 6 और इसकी वैल्यू मिल गया 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपको वैल्यू दिया गया है उसको आपको अब ग्राफ में प्रदर्शित करना है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपका ग्राफ, आपको जो है ग्राफ में प्रदर्शित करना है, ये ग्राफ में बनाना है। तो देखिए आप में क्या रहता है, ग्राफ पेपर जो है जो रहता है ऐसा, उसमें हम क्या करते हैं इस तरह से ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं लाइन खींचते हैं, ये इधर, ये जो होता है अपना जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस, और इधर जो होता है एक्स डैश, और ऊपर जो रहता है वाई, और नीचे जो रहता है ये आपका होता है वाई डैश, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, डिब्बा डिब्बा बना था खाना खाना, तो 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना 6वां खाना 7वां खाना 8वां खाना, और चूंकि हमारी वैल्यू गया है 9वां तक, हालांकि एक से चल जाएगा, ठीक है। और इसमें ले लेता हूँ 1 खाना 2 खाना 3 4 5 6 7 8 9, और एक और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इधर, ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस पर प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, निर्देशांक बिंदु की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी जी, निर्देशांक बिंदु का, तब तो हम ग्राफ प्रदर्शित करेंगे। तो आप देख पा रहे हो ये जो है हमारा निर्देशांक बिंदु, जैसे कि इसको मैं लिखूं एक्स वाई, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6, ये यहाँ का इसका क्या पॉइंट हो जाएगा 4 4, और ये इसका क्या पॉइंट हो जाएगा 6 2, ठीक है। और यहाँ देखो ये हो गया एक्स वाई, ठीक है, इसके लिए जो पहला बिंदु है ये हो जाएगा 1 3, दूसरा पॉइंट जो है 2 6, और तीसरा जो पॉइंट मिल गया 3 9 मिल गया समीकरण नंबर 2 के लिए, ठीक है ना। आपको एक चीज मैं आपको और बता देना चाहूंगा, यहाँ पे कभी भी जब ऐसे ब्रैकेट में जब वैल्यू लिखते हो तो पहले एक्स लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है वाई, और इसको ऐसे पॉइंट पी करके या जो भी बिंदु होगा उसका करके लिखा जाता है। हालांकि यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको हम लोग जब बोलेंगे क्या, निर्देशांक बिंदु, क्या बोलेंगे,
निर्देशांक बिंदु, ठीक है, ऐसे आपका लिखा जाता है पी करके। पी मतलब वो पॉइंट का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। जहां जो होता है, जो पहले जो लिखा जाता है इसको बोलते हैं भुज, और दूसरा जो लिखते हैं ये आपका कहलाता है कोटि। क्या होता है, पहले जो लिखा जाता है उसको भुज एब्सिसा, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोटि। और ये जो हमारा होता है एक्स वाई, इसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक बिंदु। आप देख पा रहे हैं समीकरण के लिए एक के लिए आपको निर्देशांक बिंदु क्या मिल गया, 2 6 1, 4 4 2 और 6 6 6 2 1, ठीक है। तो इसको जो है हम अपने निर्देशांक बिंदु पे प्रदर्शित करते हैं समीकरण एक के लिए। तो देखिए पहला बिंदु क्या मिला है, 2 6। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और y की वैल्यू कितनी है 6। तो x अक्ष में कितना चलेंगे जी, x अक्ष में चलेंगे 2, और y अक्ष में कितना चलेंगे 6। तो देखिए इसके लिए ऐसे स्केल से आप ऐसे लाइन खींचते जाएंगे, यहाँ चलेगा ये यहाँ, और इधर से जो होगा ये लाइन आएगा यहाँ, जी, ठीक है। अब देखिए 4 के लिए इसमें क्या मिलेगा 4, ये इसका 4 मिलेगा, ये ऐसे ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाली पॉइंट, ठीक है, इसके लिए ये वाली पॉइंट मिल गया। उसके बाद क्या है 6 2, x अक्ष में कितना लेंगे 6, और y अक्ष में कितना लेंगे 2। x अक्ष में चले हमने 6 पर, और y अक्ष में चला 2 पर, ये हमारा आ गया पॉइंट, ठीक है। अब इन स्केल की सहायता से, चूंकि मेरा यहाँ पे डायरेक्ट बना रहा हूं, आप लोग जब कॉपी बनाएंगे तो स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इन तीनों लाइन को ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे मिलाते हुए क्या करेंगे, आप एक लाइन खींचेंगे, ये इस तरह से आपका मिलते हुए जाएगा, ये ठीक है, ये और ये वाले बिंदु को आप ऐसे बड़ा करके बता देंगे, ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहे तो पॉइंट का नाम भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 6, ये आपका हो जाएगा 4 4, और ये आपका जो है 6 2 है, ठीक है। और ये कौन सी रेखा के लिए जी, रेखा का नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसके लिए ये ऐसा बता देंगे कि ये वाली जो रेखा है वो कौन सी समीकरण के लिए है, x प्लस वाई इज इक्वल 8 वाला जो समीकरण है उसका क्या बनाया गया है, यहाँ पे रेखा बनाया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दूसरा जो हमारा समीकरण है उसका निर्देशांक बिंदु क्या दिया है, पहला है 1 3 2 6 3 9, इसके लिए बनाओ। तो जब x अक्ष पे जब 1 है तब उसका y अक्ष पे कितना है 3 है, x अक्ष पे 1 है तब इसका y अक्ष पे 3 है, y इधर से 3 लेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका जब x अक्ष पे 2 है तो y अक्ष पे 6 है, x अक्ष पे 2 है, ये 2 वाला, तब y अक्ष पे 6 है। देखो इधर देखो जी, इस बात को जी, इस बात को वही पॉइंट मिल रहा है, x अक्ष पे जब 2 है ये वाला, तब इसका y वाला क्या हो रहा है, ये हो रहा है, इसी पे आ रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। x अक्ष पे जब 3 है तब y अक्ष पे क्या है, इसका 9 है, ये दूसरे पे ये है, ये ऐसे आप इसके से मिलाते हुए जाओगे, ये और इसका क्या है इधर से आएगा 9, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की सहायता से ऐसे मिलेगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बनेगा, ये जो है ऐसे जाएगा। आप जब स्केल से बनाओगे कॉपी में तो बिल्कुल सीधा बनेगा एकदम, ठीक है। मेरा क्या है यहाँ बोर्ड से ऐसे बना रहा हूँ बिना स्केल से, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, ये वाली भी लाइन जो है हमारी तिरछी चल रही है, इसलिए जो है ये इसका आ रहा है, ये इस तरह से बनेगा, ये एक पॉइंट मिल गया, ये दूसरी वाली पॉइंट, और ये जो हो गया आपका तीसरी वाली पॉइंट। इसका समीकरण क्या है, ये है y इक्वल टू 3x जो रेखा है उसके लिए समीकरण के लिए ये आया है। इसका पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसका जो पॉइंट है ये है आपका 3 और 9, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा। आपको ग्राफ में एक चीज और हमको लिखना रहता है, आप लोग को याद आ रहा होगा, उसका नाम है पैमाना। क्या वो लिखना रहता है, पैमाना, मेजरमेंट, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पैमाना हमें ये बताता है क्योंकि इसमें डिब्बा डिब्बा बना रहता है ग्राफ में, तो एक डिब्बा को हमने कितना माना है, ठीक है। तो एक्स अक्ष में एक खाना मतलब एक बॉक्स, तो एक अक्ष में आप देख पा रहे हैं एक खाना को हमने क्या लिया है, एक इकाई, तो यहाँ पर लिख देंगे एक इकाई, ठीक है। y अक्ष में एक खाना, y अक्ष में एक खाना, तो y अक्ष में एक एक खाना कितना लिए हैं, एक एक इकाई लिए, तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि y अक्ष में एक खाना, और इसको फिर जो है ऐसे इस टाइप से हम डिब्बा में फिर
ऐसे पेक कर देते हैं, ये इस तरह, ठीक है। बीचों बीच में लिखते हैं पैमाना, इधर बीच में लिख लीजिए बढ़िया से, पैमाना, ये ऐसा पैमाना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष में कितना लिए हैं, वाई अक्ष में कितना लिए हैं, एक बॉक्स को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब हमने पूरा पूरा क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ बनाने के बाद अब हम अपनी उत्तर की खोज करेंगे, आंसर की खोज करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था 3 प्रकार के केस, जिसमें जो था पहला केस क्या था, जब दोनों समीकरण द्वारा बनाए गए रेखा जब किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो कैसा हल मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है। कैसा हल मिलता है जी, अद्वितीय हल मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका हल कैसा हो जाएगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। कैसा हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। आपको ऐसा बताना पड़ेगा ग्राफ में, ठीक है। कैसा हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अतः आपको क्या मिल रहा है जी, अतः मैं मान लेता हूं ये वाला पॉइंट क्या है, अतः समीकरण का हल, ठीक है। अतः समीकरण का हल या निर्देशांक बिंदु ऐसा लिख सकते हैं, या तो अतः हल करके लिख सकते हैं। अतः इसका हल क्या ले, अतः निर्देशांक बिंदु कौन सा हल होगा इसका, निर्देशांक बिंदु, ठीक है। निर्देशांक बिंदु ये कौन सा है, 2 और 6। निर्देशांक बिंदु क्या है, 2 6, ठीक है। तो हल होगा, हल होगा या बोल सकते हो उत्तर होगा, ठीक है। जहां क्या है, जहां आपका x बराबर क्या है 2 और y बराबर कितना है 6, ठीक है जी। x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 6। तो इस समीकरण को जब आप हल करोगे तो x का मान कितना मिलेगा 2 और y का मान कितना मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। तो आलेखी विधि से तो आलेखी विधि जो है इस तरह से आप प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों समीकरण को हल मिल गया ना, दोनों समीकरण का हल है। जब हमने दोनों समीकरण को हल किया तो समीकरण को हल करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या मिला 6 मिला। तो ये जो है ग्राफ विधि से जो है ऐसे हम प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है पूरे मेरे बोर्ड पे भर गया है। आप ये एक पेज पे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे ये आएगा आपका, और नेक्स्ट पेज पे ये आ जाएगा। इस तरह से आप पेज को चेंज करते जाएंगे, ठीक है ना। और आप जो है इसको जो है मैंने तो बोर्ड पे बना दिया, आप घर में ग्राफ पेपर ढूंढिए, कहीं आपके पास ग्राफ पेपर होगा या तो ग्राफ का भी छोटा सा खरीद लीजिए, उस ग्राफ पेपर में इसको बनाने का आप कोशिश करिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए।